लास्ट लेक्चर से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? ठीक। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वैसे रिएक्शंस थे जो जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के डिपेंड नहीं करता था, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्शन का जो रेट है वो किसी भी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी एक रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्टेंट पे होगा या कंपलसरी किसी एक रिएक्टेंट पे, वो कोई भी एक रिएक्टेंट हो सकता है जिस पे रेट डिपेंड करता हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये एक जनरल फॉर्म, इसका जनरल इक्वेशन है, जनरल एग्जांपल है। आपको डेरिवेशन नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, ठीक। और उससे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है, वो भी सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए, जब टाइम हमारा जीरो हो, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो जो रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट हमारा 100% होना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा कितना होना चाहिए? 100%। और प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए 0%, क्योंकि रिएक्शन हमको पता है कि t बराबर 0 पर रिएक्शन चालू नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन दिया गया है वो कंसंट्रेशन दिया गया है A, ठीक। तो A वो कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर यूं कहे तो जब मेरा रिएक्शन ठीक स्टार्ट हुआ हो तब का कंडीशन। आवाज नहीं आ रहा? सबको आवाज नहीं आ रहा क्या? किसको किसका आवाज नहीं आ रहा? आवाज सुनाई दे रहा सबको? रोशन चेक करो फिर आवाज। माइक चेक, अपना हेडफोन चेक करो या नेटवर्क चेक करो। उसके बाद जब रिएक्शन चलता है, चलने के कुछ समय के बाद, ठीक है, मतलब टी का कोई वैल्यू हो, टाइम का कुछ वैल्यू हो जाए, जैसे टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हो जाए या फिर 5 सेकेंड हो जाए, तो उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन लिया गया है दैट इज A माइनस एक्स। मैंने आपको ये चीज बताया है इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक। तो स्टार्टिंग में इसका कंसेंट्रेशन A होगा, इसका 0 होगा। कब? जब मेरे पास t इज इक्वल टू 0 है तब, ठीक है। जब t इज इक्वल टू 0 है तब। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या 5 सेकेंड की बात हम जब करेंगे तो मान लीजिए x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, ठीक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, x अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो है जो प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो उस चीज के लिए जो कंसेंट्रेशन हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए माइनस एक्स, ठीक। क्योंकि टोटल कंसेंट्रेशन माइनस रिड्यूस्ड कंसेंट्रेशन, वो हम ऐसे लिखेंगे आफ्टर टाइम टी। और एक्स हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि टी समय में, मतलब 5 सेकेंड में या 1 सेकेंड में कितना प्रोडक्ट हमारा बना है, ठीक। तो अब रेट, जो एक्चुअल में जो रेट लिया जाएगा, रेट किसके ऊपर आएगा? तो जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर रेट आएगा। क्यों?
क्योंकि जितना हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट खत्म हुआ है वही स्पीड देता है। तो कहाँ से निकलेगा, टी बराबर 1 सेकेंड या 5 सेकेंड जितने पे हम ले रहे हैं उस पे। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स। के यहाँ रेट कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी जो है ये हमारा रेट है। ठीक है, रेट है रिएक्शन का। मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि डी एक्स बाई डी टी जो है ये स्पीड हमको बताता है। ठीक, तो x हम कहाँ यूज करते हैं, x यूज करते हैं बेसिकली हम डिस्टेंस जब ट्रैवल हो रहा है, कोई बॉडी अगर स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पे हम रेट यूज करेंगे। ठीक, अब जनरल इंटीग्रेशन टर्म है जो आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन का टर्म, उसके थ्रू एक इक्वेशन निकाला गया है, माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। c का वैल्यू हमारा कहाँ से आएगा, तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। ठीक, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, तो जब t 0 होगा तो c का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो हमको पता है इफ t इज इक्वल टू 0 तो x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए मैं आज मोबाइल लेके जाओ। ठीक है, देखिए when t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस लॉग a। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 है और t बराबर दोनों 0। अब c का वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन 2 में, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा log a माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक, तो k का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपली है लॉग का हम डिवाइड में लेके चले आएंगे और k का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक, हमको पता है कि जब बेस वैल्यू बेस वैल्यू e होता है तो e को हम कन्वर्ट करते हैं अगर बेस वैल्यू 10 में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इस फैक्टर से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 के फैक्टर से। ठीक, तो बेस वैल्यू e को कन्वर्ट किया गया है 10 में और तब जाके आपका एक इक्वेशन तैयार हुआ है k का, रेट कांस्टेंट के इक्वेशन को तैयार किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो भी है वो डिपेंड करेगा वह रिएक्शन के किसी भी एक रिएक्टेंट पे जिसका कंसंट्रेशन इनिशियली ए दिया हो और आफ्टर सम टाइम उसका कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स होता हो। देन ठीक है, इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। The initial concentration of N2O5 in the following first order reaction N2O5 से हमको क्या मिल रहा है, 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter at 318 Kelvin। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखा है N2O5 का। ठीक है, मतलब A का वैल्यू दे रखा है। द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। तो जब समय 60 सेकंड होता है तब जाके आपका जो कंसेंट्रेशन है वो 0.20 का वैल्यू दे रखा है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन। ठीक है, चलिए फटाफट के का वैल्यू निकालिए।
बन गया। बाकी लोगों का 0.03838 आ रहा है। ठीक है, चेक करो, कैलकुलेशन हो आप चेक कीजिए। 0.0304 आना चाहिए, या इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन चेक करो। सूरज का 0.0304 आ रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है आपके पास, यहाँ पे हमने क्या देखा, t इज इक्वल्स टू 0 देखा हमने, t इज इक्वल्स टू कोई भी आप टाइम ली, जैसे जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, मान लो ये 60 सेकंड है। ठीक है, और 60 सेकंड में क्या कहता है कि उसका जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.20 हो रहा है। तो मान के चलिए 60 सेकंड यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 60 सेकंड में रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जा रहा है। तो हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ को हम बेसिकली डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक, तो ये हमको क्या बताता है कि जो रिएक्टेंट है वो 50% खत्म हुआ है। हाफ लाइफ का मतलब ही यही होता है कि जो रिएक्टेंट है रिएक्शन में वो 50% अगर खत्म हुआ है तो उसे हम टी हाफ कहते हैं, या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्टेंट कहेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी हमारा इसी फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन से ही निकलेगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला निकालना कैसा है। ठीक है, यहाँ यू आप समझ सकते हैं, हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद देखो मैं यही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, ताकि फॉर्मूला आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाए। अभी हमने क्या देखा, a माइनस एक्स का कंसेंट्रेशन। ठीक है, हमने देखा a माइनस एक्स। तो ये जो a माइनस एक्स है ये कब है, किसी भी एक समय में। तो हमें चाहिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब आधा पूरा रिएक्टर, आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में है हमारे पास a, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट है a, और हाफ लाइफ में है 0.5 a। ठीक, मतलब आधा रिएक्टेंट। तो जो x होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0.5 a। तो ये मेरा हाफ लाइफ का कंसेंट्रेशन होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन, हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो हाफ लाइफ कंसेंट्रेशन आप किसी का भी निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो। क्योंकि आपको सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही कंफाइंड रहेंगे। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि जो ए का एक्स का वैल्यू है उसे 0.5 ए पुट करेंगे, और तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 0.5 a एंड t इज इक्वल टू t हाफ। तो जहाँ पे t दिया गया है, t के जगह t हाफ लिखा गया, और x के जगह 0.5 a। तब जाके हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिपेंड निकाला t हाफ का, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। और ये हमको बताता है कि हाफ लाइफ जो है वो एक्चुअल में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अभी देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। A first order reaction is found to have a rate constant k का वैल्यू दिया है आपको, rate constant k। Find the half life of the reaction। पहला काम क्या करना है
कि हाफ लाइफ निकालना है, तो हाफ लाइफ हमको यहाँ से सिंपली इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। के का वैल्यू है, हमको हाफ लाइफ मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ। यहाँ देखो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, हाफ लाइफ निकाल के भी दिखाया है। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो आपको सिर्फ शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम है वो 10 गुना लग रहा है इस हाफ लाइफ का। ये जो हाफ लाइफ है इसका 10 गुना समय लग रहा है आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। ठीक, तो आपको करना क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है उसमें टाइम निकालना है, और वो टाइम आपको 10 गुना दिखाना है टी हाफ का सिर्फ। देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको टी हाफ देखो यहाँ पे निकाल के दिखाया गया है। ठीक, और इस टी हाफ से आपको जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अभी मैंने ऊपर लिखा था या ठीक है, तो उसमें आपको टी का वैल्यू निकालना है और दिखाना है कि वो हाफ लाइफ से 10 गुना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये शो करना है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट खत्म कर लीजिए। थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको दिमाग भी लगाना होगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा आप बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें और तब बनाए। फिफ्टीन 0.876 इंटू 10 पावर 14, ये 10 गुना है क्या विपुल? देख लो 10 गुना है तो ठीक है आपका आंसर। नहीं, मैच नहीं करवाना है, ठीक है। फाइंड दी हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, या तो आप फाइंड कर लीजिए। मैच अगर हो गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैच हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको टी हाफ निकाल के दिया गया है। ठीक है, देखो आपको पहले तो टी हाफ निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक,
लेकिन टी हाफ आपको दिया गया है, तो आप टी हाफ निकाल के मैच भी कर सकते हैं, ताकि आप आंसर आपका कंफर्म हो जाए, पहला चीज। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ, सबको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको टी हाफ निकालने के लिए कहा गया है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ आप कैसे निकालेंगे? 0.693 अपॉन के। तो आप निकाल के पहले इससे आंसर मैच कर लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है कि शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। ठीक। तो कंप्लीशन कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट से ये कहा गया प्रोडक्ट। तो 99.9%, तो 99.9% आपका प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है। तो हम जो रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? पहले हमारा था ए और ये था 0। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए। ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन आएगा। समझ में आया? अभी आप चाहो तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं वापस से, और तब जाके एक टी हाफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से। चलिए फटाफट निकाल के देखिए टी हाफ कितना आ रहा है। टी हाफ नहीं, यहाँ से आपको टी आएगा, टी सॉरी टी हाफ नहीं, टी आएगा। ठीक है, तो इस जगह पे आप टी लिखेंगे और तब जाके बनाएंगे। चलिए देखिए कितना आ रहा है। इस जगह से टी का क्या वैल्यू आ रहा है? हाँ, के का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो टी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू आपको कुछ पुट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद लॉग ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ए। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपका। एक के टर्म में नहीं आना चाहिए ना। देखो रोशन, यहाँ पे ए आपका कॉमन है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो एक में कहाँ से आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर टी और के रिस्पेक्ट में आ जाना चाहिए। हमको यहाँ पे लॉग का वैल्यू क्या मिलेगा? लॉग, ठीक है, 1 बाय, देखो क्या हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसे सॉल्व करना होगा अपने को। और मेरे ख्याल से इजीली ये सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। कितना आ रहा आंसर टी और के रिस्पेक्ट में?
6.9 के, 6.9 अपॉन के, ठीक है। अभी देखो 6.9 अपॉन के, तो आप एक आपको क्या चाहिए, आपको 10 टाइम्स शो करना है, 10 टाइम्स टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसको आप रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। टी हाफ अपॉन टी कर लीजिए, चाहे टी अपॉन टी हाफ कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, और तब चेक कीजिए कि आपका रेशियो कितना आ रहा है। सर ये ठीक है, टी हाफ अपॉन टी कीजिए और देखिए कितना रेशियो, टी हाफ आपको दिया है 0.693 बटा के, और आपको टी आ रहा है 6.9 बटा के। अब देखो आपको 10 टाइम्स आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप रिवर्स कर लीजिए, टी अपॉन टी हाफ कर लीजिए इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको टी अपॉन टी हाफ करना होगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, रिवर्स करने पे आपका आंसर चला आएगा। तो हमारा जो एक्चुअल रिवर्स होगा वो हो जाएगा टी अपॉन टी हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.9 डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, चलो, जिन जिन लोगों ने सॉल्व किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, आप एक बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आप बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन तो दूंगा ही। देखो नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। देख, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है गैसियस फेज का, ये भी हमने पहले पढ़ा है। इस देखो रोशन, इस चैप्टर का एनसीईआरटी निकालिए, ठीक है। नहीं है अगर एनसीईआरटी तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आपको। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है, उसी को बनाते बनाते दिन निकल जाएगा। देख, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा, कम से कम 30-40 क्वेश्चन होंगे उसमें। अगर एनसीईआरटी सबके पास नहीं है तो मैं आपको आज शाम तक डाल दूंगा सभी क्वेश्चंस, आप बना लेंगे। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। ठीक है, गैसियस फेज रिएक्शन भी हमने पढ़ा है पहले, और ठीक उसी तरीके का होता है जैसा फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया था। कि देखो यहाँ पे जो भी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, ये सभी गैसेस, गैस के फेज में होते हैं। तो गैस के फेज में हम जनरली कंसीडर क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं इसका प्रेशर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसका हम प्रेशर कंसीडर करते हैं गैस भी जब भी लिया जाता है तब। तो जब T बराबर 0 होगा, तो T बराबर 0 पे मेरा सेम कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट है उसका ही प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो एटीएम है, सॉरी, कोई प्रोडक्ट में कोई भी गैस नहीं है, तो हमें जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे मिलेगा। देन कुछ समय के बाद, जब कुछ समय बीत जाएगा, मतलब एट टाइम टी, तो होगा क्या, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो भी आपको मिले सब बनाइए। ठीक है, एट टाइम टी आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, चूंकि गैसेस हैं, तो हर किसी का पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको पार्शियल प्रेशर भी पढ़ाया है, पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो हर किसी का पार्शियल प्रेशर देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? तो एक रिएक्टेंट से जितना भी मॉलिक्यूल्स खत्म हो रहा है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा वो आपका प्रेशर प्रोडक्ट के लिए आना चाहिए। ठीक है, एक्स एटीएम दोनों के लिए।
क्यों? क्योंकि एक्स अमाउंट है जो रिएक्टेंट का खत्म हो रहा है, तो वही एक्स अमाउंट बी और सी मिल के देना चाहिए। ठीक है, बी भी एक्स अमाउंट शो करेगा और सी भी एक्स अमाउंट को शो करेगा। देन यहाँ पे हमारा टोटल प्रेशर निकलता है, इनिशियल प्रेशर निकलता है, तब जाके फॉर्मूला आता है। अब देखिए, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ रहेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा? तो वहां हमने मास या कंसंट्रेशन लिखा था, यहाँ हमको प्रेशर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एट वेयर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। पी आई हमारा क्या है? वो प्रेशर है रिएक्टेंट का जब टी हमारा 0 है। पीटी हमारा टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर कब होगा? जब रिएक्शन में रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो, तब जाके हमारा टोटल प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये प्रेशर और ये प्रेशर तीनों ऐड होके हमको क्या देगा? तीनों ऐड होके हमको टोटल प्रेशर देगा, पीटी देगा। ठीक है, तो ये पीटी हम ऐसे निकालते हैं। पीटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी? एक्स की वैल्यू हम जनरल कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू पी टी माइनस पी आई। ठीक, वेयर पी ए इज इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पी टी पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। ये जनरली कोई इक्वेशन लिखा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या लिया था? रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी। ये हमने वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी है, सेम है। लॉग वहां भी था, लॉग यहाँ पे भी है। ठीक, उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर में था और नीचे में आफ्टर टाइम टी था। तो यहाँ पे भी इनिशियल प्रेशर हमारा ऊपर में है और नीचे में आफ्टर टाइम टी है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। तो पी आई यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और 2 PI माइनस पी टी हमारा आफ्टर टाइम टी सेकंड के लिए। ठीक, देन इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था आपका चैप्टर का। वैसे आप किताब में देखेंगे तो लास्ट टॉपिक ये नहीं है, लास्ट टॉपिक आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देन कोलिजन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और जिनका बन जाए आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, रह गया बात, चैप्टर आप रिवीजन कीजिए। चैप्टर रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका रिवीजन क्लास होगा, और उसके बाद एक क्लास जो होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दे दूंगा शाम तक, और उसका नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशन देखेंगे उसका। ठीक है, लेकिन हाँ, इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी से बनाइए, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बना सकते हैं, और सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। जो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसके लिए मैं हूँ इधर देखने के लिए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपका इसका रिवीजन क्लास का लेक्चर होगा, तो ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा। आप सब उसका रिवीजन कीजिए ताकि आप पूछ सको।